बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाज़िर हैं आपके सामने सीकिंग रियलिटी की तरफ से। हमने कल बात की थी टॉपिक के ऊपर कि वर्ल्ड पावर शिफ्ट हो रहा है, उसका हमने आपको एक सरसरी आइडिया भी दिया था। आज हम बात करेंगे उसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि ये बेसिकली हम जब कह रहे हैं कि दुनिया में पावर शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम मुख्तलिफ़ रुख से कैसे समझें, यानी कि उसका सियासी रुख क्या है, इसका माशी रुख क्या है, इसका मज़हबी रुख क्या है और इसका रूहानी रुख क्या है। अगर हम इन 3-4 जो मेन एंगल हैं इनको समझ लें तो हमें आइडिया होगा कि दुनिया इस वक्त जा किस तरफ रही है और क्या इस वक्त सूरत हाल है दुनिया की। सबसे पहले हम बात करते हैं मज़हबी रुख की तरफ, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मज़हबी रुझान ज़्यादा पाया जाता है। हम चीज़ों को मज़हबी नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं। तो हम मज़हबी नज़रिए से जब चीज़ों को देखें तो हमें समझ में आता है कि इस वक्त जो दुनिया में जब ये पैंडेमिक आया है तो कुछ अरसे के लिए तमाम मज़ाहिब के जो रिचुअल्स थे, जो तरीक़ेकार वो फॉलो करते थे, चाहे वो हज हो, चाहे वो चर्चेज़ में जाना हो, चाहे वो मंदिर गुरुद्वारे में जाना हो, चाहे वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स में जाना हो, वो सारे मामलात 2 महीने के लिए हॉल्ट हो गए, रुक गए, बिल्कुल साकित हो गए। तो यानी कि मज़हबी प्रैक्टिसेस रोक दी गई कुदरत की तरफ से। वजूहात जो भी बनी, पैंडेमिक किसी ने जानबूझ के फैलाया या फैला, इसमें कुदरत की मर्ज़ी हमेशा मौजूद रहती है। तो मज़हबी रुख से देखें तो ये समझ में आया कि जी सारे जो रिचुअल्स थे वो रोक दिए गए और अब मज़हब का एक नया रुख, नई समझ, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी हुआ, बड़ा इस पर बहस व मुबाहिसा हुआ कि मस्जिदों के अंदर जाने से रोका गया, इज्तिमात को घर में आप करें, नमाज़ें घर में पढ़ लें, जो इम्पोर्टेंट हमारी नमाज़ें होती हैं। तो मज़हबी रसूमात, मज़हबी तालीमात और मज़हबी जो रिचुअल्स थे उनको ब्रेक लगा दिया कुदरत ने। इससे इंसान को मज़हब की एक नई समझ, नई गौर व फ़िक्र पैदा हुई कि आया ऐसी ग्रेट सिचुएशंस के अंदर जिसमें पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली आ रही हो तो मज़हब क्या राह दिखाता है और मज़हब को किस तरह लेके चलना चाहिए। कुछ लोग इसमें जज्बाती भी हुए, कुछ लोग इसमें जो है उन्होंने सोच और समझ का मुज़ाहरा किया, कुछ लोगों ने अपनी सख्ती का मुज़ाहरा किया, रिजिडनेस का मुज़ाहरा किया। बहरहाल तो अब नई दुनिया के अंदर या इस डायरेक्शन के चेंज के बाद, इस पैंडेमिक के बाद, इस सूरत हाल के बाद मज़हब किस रुख पर जाता है ये काबिल गौर है। हम आने वाली वीडियोज़ में ये भी इशारतन बताएंगे कि किस रुख पर जाएगा मज़हब और मज़हबी मामलात। तो इस वक्त पूरी दुनिया का मज़ाहिब जो है वो एक ब्रेक पे आ चुके हैं, एक रुक चुके हैं और अब वो नई डायरेक्शन लेने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस पूरी हालत हाज़िरा की सूरत हाल का जो माशी रुख है वो आप इस चीज़ पे गौर कीजिए कि जो जितने भी लग्जरी आइटम थे, लग्जरी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार थे, जो वो बिज़नेसेस, वो कारोबार जो बहुत ज़्यादा लेविश किस्म के थे, जिसमें पैसे की रेल फिल ज़्यादा थी, फ़्लो ज़्यादा था, वो सारे कारोबार बंद होने की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि होटल इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे कि ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई, टूरिज़म हो गया और जो भी लवाज़मात होती हैं अय्याशी की या ऐश व आराम की, उनके ऊपर एक ब्रेक सा लग गया। पैसे का फ़्लो किधर आ गया? पैसे का फ़्लो आया उन मामलात के ऊपर जो कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, यानी कि खाने पीने की चीज़ें, मेडिकल सप्लाइज़, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, घर पे रहना, घर के बेसिक मामलात। आप वो अखराजात करने से इज्तनाब कर रहे हैं मेजॉरिटी लोग दुनिया में, जो वो आम फहम में आम दिनों के अंदर बेखौफ ख़तर या बेसोचे समझे कर दिया करते थे। तो माशी डायरेक्शन भी एक दुनिया की चेंज हो रही है, वो हमने आपको बताया इस तरह चेंज हो रही है कि पैसे का फ़्लो जो है वो चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि पैसे का फ़्लो रुक गया है, उस पर बहुत तेज़ी से असरअंदाज हुई हैं चीज़ें, बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, लेकिन पैसे के फ़्लो की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब वो उन हाथों में जा रहा है, खेल रहा है, जिन हाथों में वो नॉर्मली खेला करता था, उनसे हट के पैसा जो है वो फ़्लो कर रहा है। ये तो रही इसकी माशी जो रुख है। अब इसका जो है सियासी रुख, जिसमें ज़्यादातर हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि दुनिया में क्या सियासत चाहिए, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, उस पर हम बात कर लेते हैं। जियो पॉलिटिकली हम सब सुनते आ रहे हैं और हमारे अपने अपने माइंडसेट्स हैं कि जी जो यहूद व नसारा हैं वो मुसलमान कौम के पीछे पड़े हुए हैं। ये एक रुख है चीज़ों को देखने का। दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो चलाता है, वो कौन चलाता है? जिस तरह हर मुल्क की जो सियासी सरगर्मियाँ होती हैं वो उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, तो इसी तरह दुनिया की सियासी सरगर्मियाँ भी, दुनिया के मामलात भी, पावर किसके पास जाएगी, सियासी पावर किसके पास जाएगी, मिलिट्री माइट किसके पास जाएगी, इकोनॉमिकल माइट किसके पास जाएगी और उसमें रिलीजन का कितना इन्फ्लुएंस है, अकायद का कितना इन्फ्लुएंस है, ये सारा कुछ हैंडल करती है दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट। अब सवाल ये उठता है दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट कौन है?
हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये फ़हम पाया जाता है कि दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट यहूद व नसारा हैं, ये यहूदी इसराइल है। ये बात हम फिर कहेंगे कि नामुनासिब नहीं है, लेकिन नामुकम्मल ज़रूर है। इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है। इस पर हम एक वीडियो करेंगे अभी फ़ौरन, जिसमें हम बयान करेंगे डिटेल में कि इस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं, किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है और दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह समझा जाए और इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे आते हैं। तो दुनिया की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसको कंट्रोल कर रही है दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट। दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट सियासी तौर पे क्या चाह रही है? दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा इशारा दिया था, कि वो चाह रही है कि दुनिया में जो 100 साल पिछले गुजरे हैं वो थे पावर के, माइट के। जिसके पास फिज़िकल पावर थी वही चीज़ों को कंट्रोल करता था और वो था अमेरिका। अमेरिका जिस मुल्क में उतर जाता था वहाँ पर जो है खून रेज़ी बर्पा करता था, वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने मामलात को मनवाता था और डायरेक्शन चेंज करता था ममालिक की। जिसकी हुकूमत चाहता था गिराता था, जिसकी हुकूमत चाहता था उठाता था, अपने बंदे लगाता था और अपने खुसूसी एलची भेज के जो है दुनिया के मामलात को चलाता था। अब दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। अब जो पावर सेंटर होगा दुनिया का वो माशी पावर सेंटर होगा, जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी, जिसके पास वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी, जिसके पास फूड रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी, वो लोग होंगे जो दुनिया को कंट्रोल करेंगे। और ये इस क्राइटेरिया पे साफ साफ उतरता हुआ आपको दुनिया में एक ही मुल्क नज़र आ रहा है और जो मुल्क एक्टिव हो चुका है अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, वो है चाइना। और एक और जो हमें सियासी फ़र्क नज़र आ रहा है कि पहले जो दुनिया पिछले 100 साल में थी उसमें जो पावर सेंटर था वो था यूनिपोलर, यानी कि एक मुल्क था जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा था, जो कि अमेरिका था और उसकी करेंसी डॉलर। अब जो नया मॉडल दुनिया में सामने आता हुआ नज़र आ रहा है वो है यूनिपोलर नहीं, वो है बायपोलर, यानी कि एक से ज़्यादा क़ुव्वतें दुनिया को काबू करेंगी। तो इसमें हम आने वाले वक्तों में देखेंगे चाइना और रशिया का रोल भी हमें काफ़ी नज़र आएगा एक्टिव, रशिया का रोल भी उसके साथ। अच्छा, अमेरिका के अपने एलाइज थे जिनको वो हर खित्ते में अपने साथ मिलाता था और उनसे अपने मफादात के ऊपर काम करता था। तो इसी तरह जो नई पावर्स आएंगी उनके भी अपने एलाइज होंगे और वो उनको अपने साथ मिला के रोल प्ले करेंगी, जिसमें जो पेश नज़र आ रहा है चाइना का जो सबसे करीबी एलाई है वो पाकिस्तान है। और जो ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है इस खित्ते में वो चाइना है, पाकिस्तान है, टर्की है, कतर है, ईरान का भी किसी हद तक इन्फ्लुएंस है, रशिया हमने जैसे आपको बताया। अफ़गानिस्तान में जब पीस प्रोसेस होगा तो अफ़गानिस्तान अपना जो भी रोल होगा वो प्ले करेगा इस ब्लॉक के अंदर। मलेशिया है और फार ईस्ट के काफ़ी ममालिक जो हैं वो इसमें साथ देंगे। मिडिल ईस्ट जो कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था, काफ़ी ममालिक कतर को हटा के, ओमान किसी हद तक न्यूट्रल था, अब वो अपना स्टैंस लेने जा रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि वो स्टैंस लेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप यूएई ने लिया है। तो जो मुल्क का पूरा माशी जो पावर ये सियासी बिसात था वो बदल रही है और वो तब्दील हो रही है और नई बिसात बिछ रही है जो अगले आने वाले 50-100 साल की डायरेक्शन सेट करेगी। अच्छा, एक चीज़ हम और बताते चलें, जब भी कोई चीज़ में तब्दीली आ जाती है, रद्द बदल लाया जाता है जिसको हम चेंज कहते हैं, तो एक बाकायदा एक थ्योरी है मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर कि जब भी चेंज आता है तो डिस्टर्बेंस पैदा होती है। जो फोर्सेस उस वक्त प्रिवेल कर रही होती हैं, जो स्टेटस को होल्ड कर रही होती हैं, जब उनको फोर्सेस को हटा कर नई फोर्सेस को लाया जाता है तो ये प्रोसेस होता है, इसको हम चेंज कहते हैं। और इसके अंदर काफ़ी तकलीफ़ दे जो है वो प्रोसेस से हम गुजरते हैं। तो उसमें आपको दुनिया में ब्लड शेड नज़र आ रही है, वॉर की सिचुएशन नज़र आ रही है और दुनिया के अंदर जो है आपको लोग बहस करते हुए और पेंडेमिक से वॉर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले दौर के अंदर ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जिसके पास रिसोर्सेज होंगी, और चाहे वो फूड रिसोर्सेज हों, वाटर रिसोर्सेज हों, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हों, प्लस टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हों, प्लस मेडिकल रिसोर्सेज हों। मेडिकल रिसोर्सेज में बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर भी आता है, जिसकी टेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल वॉरफेयर में ज़्यादा आगे होगी, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अच्छी तरह हैंडल कर सकेगा वही दुनिया का के सरबराह का ताज पहनेगा। और हमने देखा रिसेंट डेज़ के अंदर कि जैसे ही चाइना में ये पेंडेमिक स्प्रेड हुआ तो चाइना ने उसको फ़ौरन काउंटर करके अपने शहरियों को बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से उनके पूरी आवाम ने एक डिस्प्ले किया और उन्होंने उससे ओवरकम करके बज़ाहिर दुनिया को दिखाया कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी बहुत तेज़ी से उन्होंने करके दिखाया। इसके बरक्स जो ओल्ड दुनिया के जो चौधरी बने बैठे थे अमेरिका हज़रत, उनके साथ क्या हुआ, उनकी आवाम और उनकी गवर्नमेंट दोनों इस पेंडेमिक को हैंडल नहीं कर पाई। यानी कि बायोमेडिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने अपनी पावर को मनवाने की कोशिश की लेकिन नहीं मनवा पाए। तो ये भी एक रुख है इसका कि आने वाले वक्त में जो बायोमेडिकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल वॉरफेयर के रिसोर्सेज को होल्ड करेगी वही चीज़, वही मुल्क पावर बन के सामने आएगा। और वो कौन आ रहा है वो हमने आपको बता दिया। अच्छा, इस सारे सियासी रुख, माशी रुख
और मज़हबी रुख के पीछे एक और रुख भी देखने वाले अहले नज़र देखते हैं, अहले इल्म जो गौर व फ़िक्र रखते हैं, वो देखते हैं रूहानी तरीके से। अच्छा, जब हम वर्ड रूहानी यूज़ करते हैं तो हमारे इंडो पाक के अंदर एक अलग माइंड में बात आ जाती है। हम इसको और करेक्ट कर लेते हैं। जो एनर्जीज़ दुनिया में फ़्लो कर रही हैं, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है, एनर्जी जो फ़्लो कर रही हैं उनका बिहेवियर क्या देखा जा रहा है, और वो उसको रीअलाइन करके कोइंसाइड करके भी देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट से, क्योंकि आसमानों से जो एनर्जीज आती हैं उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। जो लोग बहरहाल इसके कायल नहीं है, वो अपने कोशिश करके थोड़ा इल्म बढ़ा सकते हैं, इस पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। ये भी एक इल्म है और ये भी एक रुख है चीज़ों को देखने का। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट है बेसिकली वो क्या चाह रही है, वो इस शिफ्ट को टेकअप करना चाह रही है। वो शिफ्ट प्रोसेस में है। अब इसकी प्रोसेस जो है अगले 2 साल चलता है, 3 साल चलता है, 1 साल चलता है, 5 साल चलता है, डिपेंडिंग ऑन द रिज़ल्ट्स और वो जो फैक्टर्स जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उन फैक्टर्स की बुनियाद पर किस तेज़ी से प्रोसेस ये अप्लाई किया जा रहा है। जैसे ये चेंज का प्रोसेस ख़त्म होगा, दुनिया फिर एक स्टेबल स्टेट में आएगी। और इस प्रोसेस के दौरान चाहे आप ज़ाती लेवल पे अपने आप को रख के देखें या इज्तिमाई लेवल पे, यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर देखें, तो आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं इस मैस से या इस प्रोसेस से, या आप इसमें न्यूट्रल स्टैंड ले सकते हैं या इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बहरहाल ये एक अलग एस्पेक्ट है। हम एक और चीज़ बताते चलें यहाँ पे कि जब एक नज़रिया होता है इंसान का ज़ाती तौर पे चीज़ों को देखने का, कि मैं क्या सोचता हूँ मामलात को लेके। एक होता है कम्युनिटी बेस या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं कि इज्तिमाई तौर पे नज़रियात क्या हैं किसी भी कौम के, कम्युनिटी के, ख़ित्ते के, बर्रे सग़ीर के या पूरी दुनिया के। तो जब हम चीज़ों को एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये नज़रिया जो है फ़ौरन ज़ेरे बहस आता है कि दुनिया के जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हैं, जैसे पाकिस्तान की जो कौम है बहैसियत नेशन, हमारा इज्तिमाई नज़रियात क्या है, वो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंडिया के नज़रियात क्या हैं, चाइना के नज़रियात क्या हैं। तो उनको जब हम प्लेस करते हैं दुनिया के नक्शे के ऊपर और हम देखते हैं कि क्या इस वक्त चेंज हो रहा है, तो वो कौमें जो अपने नज़रियात में मजबूत और बालातर हैं वही दुनिया को रूल करती हुई नज़र आती हैं। साइकोलॉजिकली पिछले 100 साल में अमेरिकन्स ने या वेस्ट ने दुनिया को रूल किया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली आगे थे और पिछले 100-200 साल से टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। पूरी दुनिया जो है वो हर चीज़ में साइंस की तरफ देखती है। वो हर चीज़ के सॉल्यूशन को लेके कम्प्लीटली मज़हब की तरफ नहीं देखती, कम्प्लीटली जो है वो फ़लसफ़े की तरफ नहीं देखती, कम्प्लीटली जो है दूसरे तरीक़ाकार की तरफ नहीं देखती, वो साइंस की तरफ देखती है। तो अब जो है बहुत सारी सिचुएशंस में साइंस और स्ट्रॉन्ग हो गई है। वेस्ट ने अपना पूरा रोल प्ले किया 100 साल में। अब वेस्ट सैचुरेट हो रहा है। वेस्ट क्यों सैचुरेट हो रहा है कि उन्होंने सिर्फ साइंस को पकड़ा और साइंस को ही पकड़ के रखा, जबकि एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी भी कौम को हर रुख के ऊपर ज़िंदा रहना ज़रूरी है, चाहे वो मज़हबी रुख हो, क्योंकि मज़हब आपको देता है मॉरल्स, साइंस आपको देती है टेक्नोलॉजी और फ़लसफ़ा आपको देता है शऊर। तो हर कौम को हर रुख के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो फिज़िकल, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्थ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हेल्थ हो, तो वही कौमें सर्वाइव करती हैं। अगर आप ऐसी कौमों की मिसाल चाहते हैं तो हम एक मुल्क की मिसाल दे देते हैं आपको, जो कि है जापान। जापान को अगर आप स्टडी करें थॉरली तो आपको अंदाज़ा होगा कि जापान ने किस तरह अपनी टेक्नोलॉजी, अपने मॉरल वैल्यूज़ को, अपने एथिक्स को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके लेके चले। गो कि परेशानियाँ उनके पास भी हैं। तो दुनिया कोई इस वक्त आइडियल स्टेट नहीं है, ना कभी रही है। वो हमेशा इर्तका करती रही है, डेवलप करती रही है, इवॉल्व करती रही है और आज भी कर रही है और आगे भी बढ़ेगी। और जो लोग ये सोच के खौफ ज़्यादा हो जाते हैं एक्सट्रीम लेवल के ऊपर कि दुनिया का अंत आ गया है, एंड आ गया है, ख़त्म आ गया है, ख़ात्मा होने वाला है, या दुनिया में बहुत ख़तरनाक किस्म की वबा और क्या दी तबाही आने वाली है, वो चीज़ें, उन चीज़ों की पॉसिबिलिटी जो है वो अभी कम होती हुई नज़र आती है, लेकिन पॉसिबिलिटी हमेशा है। तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग इंसान को जब आती है जब वो हर रुख से चीज़ों को देखे, समझे और फिर किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करे, ना कि फ़ौरन से पहले जो भी उसका इल्म है उसकी रोशनी में फ़ौरन नतीजे पर कूद जाए। तो दुनिया का जो रुख हमने आपको बयान किया, अभी वो ये होने जा रहा है, पावर शिफ्ट होगा, चेंजेस टेक ओवर करेंगे, नई पावर सामने आएंगी, वो स्टेबलाइज होंगी। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान इंडिया का क्या सूरत हाल है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है उस पर हम बात कर लेते हैं। चाइना ने लद्दाख के अंदर और चिकन जो नेक है उनकी, उसके अंदर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर पेनिट्रेट कर दिया है, जगह टेक ओवर कर ली है। स्ट्रैटेजी क्या नज़र आ रही है चाइना की, पाकिस्तान की, इंडिया की जो सिचुएशन है, स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि चाइना ने पहले वार्न किया इंडिया को, पाकिस्तान वार्न करता रहा, लेकिन इंडिया जो है
वो अमेरिका के हाथों खेलते खेलते इस नहज पे पहुंच गया अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी पॉलिसी को लेके, कि उसने पाकिस्तान को तंग करना है, फेक प्रोपागेंडा करना है और दुनिया में मीडिया वॉरफेयर के ज़रिए चीज़ों को विन करना है। लेकिन इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो इस वक्त ये नहीं फोर्सी कर पा रहे कि दुनिया में मीडिया वॉरफेयर प्रोपागेंडा जो है वो फेल हो गया जब से सोशल मीडिया ने किक इन किया है। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा रही है, लोग ज़्यादा क्लोज सोर्सेज से चीज़ों को देख रहे हैं और रिलाई करते हैं, ना कि जो प्रोग्राम सोर्सेज हैं जो कि पहले मीडिया चलता था, टीवी चैनल्स एंड ऑल। तो इंडिया जो है इस एरिया पे फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान को फिर उसी तरीके से अटैम्प्ट करे जैसे पिछले साल उन्होंने फरवरी में किया था। चाइनीज़ काउंटर स्ट्राइक जो है वो बहुत अच्छी रही है। उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि अगर इंडिया बाज नहीं आता और सी पैक की तरफ बढ़ता है तो हमने पहले ही वार्न कर दिया था, वो बहुत बड़ी पावर है, इस वक्त लीड कर रहे हैं दुनिया को, कि वो इंटरफेयर करेंगे और इंडिया का एरिया काट के और यहाँ से पाकिस्तान भी उसको में फेवर ले सकता है। नाउ कैच पॉइंट क्या है आज की वीडियो का, ये हम बड़ी ही अजीब और हैरत अंगेज़ बात कहने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत शॉकिंग भी हो, लेकिन बात में दम है। वो इस तरह कि हमारी कैलकुलेशन ये कह रही है कि जो इंडिया का माइंडसेट है, उनकी जो नेशनल पॉलिसी है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उस सब को प्लॉट करके अगर हम देखें तो इट इज़ मोस्ट लाइकली पॉसिबल कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इंडिया जो है एक बॉम्ब टाइप की स्ट्राइक पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब उन ओपन या खुले एरियाज़ में कर सकता है जो खाली पड़े हो मैदानी इलाकों में, और उसके बाद वो ये शोर मचा सकता है कि हमने पाकिस्तान पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दी, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, और वो फिर इस सारे प्रोसेस को टेक ओवर करेगा, कैश करने की कोशिश करेगा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, दुनिया को हैरान करके पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली दबाने की कोशिश करेगा, काउंटर करने के लिए जो चाइना उसको प्रेशर दे रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है ना। वो क्यों करेगा ये सब? वो इसलिए करेगा ये सब कि उनके पास वो जितना ज़्यादा चाइना उसमें पेनिट्रेट कर रहा है इंडिया में और पाकिस्तान यहाँ से रिटेलिएट कर रहा है, इंडिया कॉर्नर होता जा रहा है, उनके पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। जितना इंसान ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है या जब मुल्क जो फ्रस्ट्रेट होता है वो उसको इंसान ही चलाते हैं, तो वो उतना ज़्यादा स्टूपिड किस्म की या नॉनसेंस किस्म की हरकत करने की कोशिश करता है। हम ये भी बताते चलें कि इंडिया ये सब करने के लिए सोच तो रहा है, हमारी कैलकुलेशन ये कह रही है, लेकिन इंडिया को इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं है। और इंडिया जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर चलता है, जिस फ़िलासफ़ी के ऊपर उनकी नेशनल फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन होती है, वो बेस करती है चाणक्यन फ़िलासफ़ी के ऊपर। इनके एक इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र एंड हिकमत वाले इंसान बकौल इनके गुजरे चाणक्य, उनको हमने अच्छी तरह स्टडी किया है। चाणक्य को उनकी बातें जो हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कह सकूँगा उनको पढ़ने के बाद और इंडियन स्ट्रैटेजी और इंडियन लोगों से, थिंक टैंक से बात करने के बाद जो मुझे अंदाज़ा हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि इंडियन थिंक टैंक्स खुद चाणक्यन फ़िलासफ़ी को अच्छी तरह नहीं समझें। वो इसलिए नहीं समझें कि उन्होंने अगर उस फ़िलासफ़ी को समझने के लिए अहले नज़र और अहले इल्म या अहले ज़र्फ़ लोगों से रब्ता किया होता तो शायद उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती। बहरहाल ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता इतना डिटेल में और ना करना चाहूँगा। तो बहरहाल ये है आज का कैच पॉइंट कि इंडियंस आर प्लानिंग, इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स एंड इंडियन एक्सट्रीमिस्ट RSS गूंस आर प्लानिंग दिस इवेंट। ऑब्वियसली ये जो पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिस्ट होंगे, थिंक टैंक्स होंगे, उनके कार्ड्स में ये बात होगी और वो इसको असेस भी कर रहे होंगे एंड थिंग्स विल बी बेटर। दुनिया एक बेहतर रहने की जगह और गहवारा बन जाए तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ना कि हम अपने इख्तलाफात को और अपने मामलात को लड़ाई झगड़े से हल करें। इट इज़ नेवर सेंसिबल। और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी इस बात को बड़ी क्लियरली डिफ़ाइन कर रही है पिछले 1-2 साल से, विच इज़ गुड। तो उम्मीद है कि आने वाले हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और ख़ित्ते में स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो अगेंस्ट ईच अदर। इन फैक्ट वी हैव टू लिव विद ईच अदर, वी हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर। यही बाशऊर कौमों की शेवा है और उनको इस पर अमल करना चाहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको हमारी ये डिस्कशन पसंद आई तो ज़रूर कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।